देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab between the plates of capacitor, यानी कि कैपेसिटेंस किसका निकालना है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और उसके बीच में क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को एंट्री करवाना, बिना डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अभी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड करना और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर का, ठीक है ना, और इसको समझना है, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी पूछा गया, तो बता दें, अभी पहले इसका हम बात कर ले, पूरा आंसर कर ले। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, अभी ध्यान से समझना, बाद में डायग्राम और अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका दो प्लेट हम बनाते हैं, यहां से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो डी डिस्टेंस है, और डी डिस्टेंस में ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, ये इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ऐसे। अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता, जब ये एयर है बीच में, कुछ भी नहीं है, एकदम एयर है, कुछ नहीं है, तो इसका क्या कैपेसिटेंस होगा, हमको पता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान देना, विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स के बीच में एयर हो तो वो क्या होता है, वो सी होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। आप कर चुके पहले, और आप क्या किए हैं, अगर ऐसा लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बताओ कैपेसिटर के प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये भी पढ़ चुके, इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा का फॉर्मूला सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए एप्सिलॉन। इसको ई नॉट कर दो, इसको सी नॉट कर दो, मतलब ये बीच में नॉट लगा रहे हैं ना जीरो जैसा, ये एयर को इंडिकेट करता, मान लो एयर है भी इसके बीच में, तो जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर है तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी होता, और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये गॉस लॉ में भी पढ़े थे और बाद में भी आया था, ई नॉट होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा बात। अब देखिए क्या करते हैं, अब बोलते हैं ना कि लेट अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ध्यान देना क्या लिखते हैं, लेट अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस टी है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब अब क्या करते हैं हम कि इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को एंट्री करवाते हैं। अब देखना, ध्यान देना, डायग्राम पूरा बना रहे हैं। अब ये मान लो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका कुछ थिकनेस है। अब इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस टी, ठीक है ना, समझ रहे बात को, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस टी, अभी सपोज करो इसका थिकनेस टी, इसको हम एंट्री कर दिए प्लेट्स के बीच में। अब क्या होगा, अब वही कहानी होगा जो लास्ट क्लास में थ्योरी में आपको बताए थे। क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाने वाला, यहाँ प्लस से माइनस, हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाला प्लस से माइनस, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये जाने वाला पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या होगा, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, पहले बता दें ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आपको मालूम है डाई इलेक्ट्रिक क्या होता, इसका पूरा
डाइलेक्ट्रिक के बारे में लास्ट में लेक्चर में देख चुके आप। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, ये प्लस है ना तो यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और इधर माइनस के कारण प्लस चार्ज डेवलप होगा। ये जो चार्ज डेवलप होगा वो पोलराइजेशन के कारण होगा, तो इसको बोलते हैं माइनस क्यूपी, और यहाँ बोलेंगे प्लस क्यूपी, क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर में डाइपोल है। कौन सा डाइपोल है? पोलर डाइपोल और नॉन पोलर डाइपोल, दोनों मिला जुला, जो जिससे आप मिलाए, जिससे आप डाइलेक्ट्रिक बनाए हैं पोलर डाइप। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप का, जो अभी पोलर नॉन पोलर को डिफरेंस करना आपको एकदम जरूरी नहीं, आप समझ लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट बनाता है। ये बात ध्यान में रखना। क्या रखना? कि इन, है ना, बोल सकते इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड, यहाँ डाइपोल बनेगा और उसका डाइपोल मोमेंट बनेगा, और जहां डाइपोल बनता, डाइपोल मोमेंट बनता, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, आपको मालूम है। तो अभी देखो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस डेवलप होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके अंदर में, उसको बोलेंगे ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बट ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, ये रोक नहीं पाएगा, ये अंदर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चला जाएगा, यानी ईपी इसको रोक नहीं पाएगा। ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई नोट बोल देंगे, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या दिस इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, जबकि ये कम है ना, तो ये इसको रोक नहीं पाया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया, तो इसके फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ उसको ई बोलेंगे, वो ई रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई नॉट माइनस ईपी, यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे ये ज्यादा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस करके जो बचा वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। कहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वही अगर हम बोल देते कंडक्टिंग स्लैब, मान लो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया, अब जैसे जेई में क्वेश्चन को यहाँ घुमा देता थोड़ा सा, बोलता है ना, वो बात हम करेंगे, इसके बाद करेंगे, उसका थ्योरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, बट इसका तो करना पड़ेगा थ्योरी आपको, ये समझ लो। वो बोलता है ना कि इसके बदले कंडक्टिंग स्लैब रहता तो क्या होता, तो जब इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब होगा तो क्या होगा, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ चार्ज होता, तो चार्ज बहुत ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सरफेस पर काउंटर बैलेंस करेगा, और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक के बदले हम कंडक्टिंग स्लैब को एंट्री करवा दें, तो इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सारी बात समझ में? बट यहाँ पर जीरो नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका किसका रेशियो बताओ? ई नॉट, अभी पढ़े थे ना, ओरिजिनल ई नॉट और ई का, इसका रेशियो को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो बात करते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक एंट्री हो गया, ध्यान देना। अब इसका कैपेसिटेंस का एक नया फॉर्मूला हमको निकालना, जबकि जब डाइलेक्ट्रिक का एंट्री नहीं था तो कैपेसिटेंस हमको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता। अब ध्यान देना, दो स्टेप ध्यान देना, बस दो स्टेप ही ध्यान देना, और कुछ नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे समझना है यहाँ पर, ये दो स्टेप क्या बता रहे समझो। बोलते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो क्या होगा, अब V इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है ED, अब बोलेंगे V इज इक्वल टू ED कहाँ पढ़े थे? देखो चैप्टर 2 में पढ़े थे, E इज इक्वल टू V बाई डी, तो यहां से हमारा फॉर्मूला मिल गया था V बराबर ED। ये कौन सा टॉपिक था? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मिल गया V बराबर ED। अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल निकालने के लिए किसका प्रोडक्ट थोड़ा बोलना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, समझ में आया नहीं आया बताएगा, बताओ। हम लिखते हैं ऐसा E नॉट, और लिखते हैं D माइनस टी प्लस E नॉट D माइनस टी प्लस हम लिखते हैं E नॉट T लिखते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, नहीं E नॉट T नहीं, ET, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बताओ, पहले अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E नॉट,
और पूरा डिस्टेंस क्या था, डी। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ई नॉट इंटू डी। क्या लिखते हैं, ई नॉट इंटू डी। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन था, ई नॉट, और डिस्टेंस कौन था, डी। तो v इज इक्वल टू क्या लिखते बताओ, ई नॉट इंटू डी। लेकिन अभी क्या है, ई नॉट तो पूरा एरिया में नहीं है, उसमें तो कुछ और भी चला आया। कौन आया, डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसका थिकनेस टी है। तो ई नॉट के साथ कौन बचा, ई नॉट के साथ कौन बचा, मतलब एयर वाले के साथ कौन, एयर वाला कहाँ का है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो अगर मान लो ये डी जो है अगर 5 mm हो, डी क्या हो 5 mm, डी हो 5 mm और ये टी हो 2 mm, ठीक है ना। तो फिर अब 3 mm बच गया एयर के साथ में, एयर के साथ क्या बचा 3 mm। तो ई नॉट के साथ कौन बचेगा बताओ, ये एयर वाले के साथ कौन बचेगा, ये तो पूरा डी और ये टी हटा दो, तो ई नॉट के साथ कौन बच गया, डी माइनस टी। प्लस क्या हुआ, ई कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, ई क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस टी, तो उसके लिए क्या हो गया, ई टी। समझ रहे बात को, इसको फिर एक बार देखिए आप क्या बता रहे हैं। हम बोले ना 2 स्टेप भी समझना, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो क्या बता रहे हैं, क्या बोले हम, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। ई नॉट के साथ कौन हुआ, फिर से बता दें, ई नॉट के साथ ये पूरा डी, ये पूरा डी और ये थिकनेस टी। तो बताओ ई नॉट के साथ क्या हुआ, डी माइनस टी प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर का और इसका डिस्टेंस है टी, तो ई इंटू टी। अब बताना क्या लिखते हैं, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ इधर में, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डिस्टेंस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका डिस्टेंस टी, इस पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, उसका डिस्टेंस डी माइनस टी। बोलो v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब देखो ई के प्लेस में क्या लिखते हैं, लिखते ई के प्लेस में लिखते हैं ई नॉट बाई के इंटू टी। बोले सर ये कहां से लिखे ई नॉट बाई के इंटू टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता, बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता ई नॉट बाई ई। तो बताओ ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाई के। मतलब हम लोग क्या किए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला को एंट्री करवा दिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रेशियो को हम बोलेंगे ई नॉट बाई के इंटू टी। क्लियर है। अब देखो v इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, बोलो ई नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बच गया। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इसको इक्वेशन कर लो, क्या निकालना था हमको, हमको निकालना था कैपेसिटेंस, हमको निकालना था कैपेसिटेंस। बोलो कैपेसिटेंस क्या होता, सी इज इक्वल टू क्या होता, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, वी का वैल्यू बोलना, वी का वैल्यू बोलना, वी का वैल्यू क्या मिला। अच्छा ये ई नॉट का भी वैल्यू रख सकते, क्या रख सकते ई नॉट का वैल्यू बताना, ई नॉट का वैल्यू क्या रख सकते वहां पे, अगर हम लोग यहाँ रख देते ई नॉट का वैल्यू, तो ई नॉट जो कॉमन लिए यहाँ से, अगर एक स्टेप और या यहीं डायरेक्ट रख देते ई नॉट, ये ई नॉट है, ई नॉट का प्लेस में क्या रखते बताओ, ई नॉट का फॉर्मूला है क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ। कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बोलो क्यू बाई वी का वैल्यू बताओ, क्या है वी का वैल्यू बोलना, वी का वैल्यू सामने है, क्या है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्या है टी बाई के, क्यू और क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू क्या हुआ, ऊपर में कौन चला गया एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, देखो फाइनल आंसर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो उस प्लेट के बीच में एयर हो। क्या मिला फॉर्मूला, अब देखना एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इस आंसर को एनसीईआरटी में दिया है और पूरा जैसे हम बताए वैसे डिस्क्राइब करके दिया है। पेज नंबर हम बताते देख लेना उसमें,
हेडिंग द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऐसा करके दिया हुआ, उसमें पूरा ये डिस्क्राइब करके बताया गया, ठीक है ना। तो देखो क्या आया फाइनल आंसर, सी इज इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दैट मीन्स जगह है इधर, अब नहीं है लिखो तो पूरा, फिर बात करते हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या मिला लास्ट वाला, एक बार उसको लिखते हैं। सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा, सी इज इक्वल टू क्या मिला, यहां लिखते हैं फ्रेश, जरा नीचे था वो, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे डायरेक्ट ना कि उसका जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स बढ़ जाता, ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को एंट्री करवाएंगे तो उसका कैपेसिटी जितना कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, जितना डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये सर ये फार्मूला तब यूज आ रहा, समझना, ये फार्मूला तब यूज आ रहा जब उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस दिया हो। अरे जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस नहीं दिया हुआ तो फिर ये टी का यूज नहीं करने का मतलब, मान लो अगर इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जितना प्लेस है ना, जितना एयर का प्लेस था, सभी प्लेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एंट्री करवा दिया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, सभी जगह। अभी बोले ना कि डी बीच में, डी अभी एयर है थोड़ा, जब एयर मतलब एयर का डिस्टेंस कुछ और है, प्लेट्स का गैप कुछ और है और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कुछ और है, तो फिर जब टी का बात दिया हो ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए कि डाइलेक्ट्रिक का दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर और जो डाइलेक्ट्रिक थिकनेस है, कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, डाइलेक्ट्रिक थिकनेस का है 2 मिलीमीटर, तो फिर ये बात करना। अब अगर जितना प्लेस है सब जगह डाइलेक्ट्रिक को एंट्री कर दे तो क्या होगा बोलो, जब ऐसा करेंगे तो टी डी के इक्वल होगा, टी डी का इक्वल होगा, मतलब जितना जगह था ना सब जगह भर दो तो जो डिस्टेंस था वही थिकनेस होगा। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखना ये सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई, ध्यान देना, डी माइनस टी के प्लेस में डी प्लस टी के प्लेस में डी बाई के, डी डी कैंसिल। अब ये के ऊपर चला गया, के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। तो आपको ना स्टार्ट में जो फॉर्मूला बताए थे वो यही बताए थे कि उसका कैपेसिटर के टाइम्स बढ़ जाता, तो जितना इसके अंदर में जितना प्लेस है, जितना जगह, सब में डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो फिर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमको मिल जाएगा ये। तो इसका यूज कब करेंगे, इसका हम उस समय यूज करेंगे, उस टाइम पर यूज करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो एंट्री करवाया गया है उसका थिकनेस भी कुछ दिया है। जब नहीं दिया, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ तो डायरेक्ट के टाइम्स हो गया। अब ये एयर का था तो बताओ ये जो कैपेसिटेंस है के सी नोट हो गया, के सी नोट मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ, उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू था उतना टाइम्स इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर। यह बात समझना, समझ गए। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ था के इंटू एप्सिलॉन नेट, यही से आया था फॉर्मूला। जब थिकनेस दिया रहे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, थिकनेस नहीं दिया रहे डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब थोड़ा और समझ लो, क्योंकि सामने डायग्राम है तो एक और बता देते बात, पूरा डिस्क्राइब नहीं करना, आपको लिखना नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अब मान लो ऐसा कर दे, ये तो हो गया, इसको अच्छा से लिख लेना पहले कैसे कैसे आ रहा है ये बात। अब देखो आगे, मान लो ऐसा बोल दे हम कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव में ये बात आता विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, बोर्ड में इसको हटा दिया, यानी कि बोर्ड में जो डाई विथ कंडक्टिंग स्लैब, सॉरी बोर्ड में डाई इलेक्ट्रिक है, कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट के बीच में अगर कंडक्टर को दे दे, कंडक्टिंग स्लैब डाल दे तो क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक वाला पोर्शन हमारा बोर्ड में भी है, लेकिन कंडक्टिंग पोर्शन थोड़ा सा अलग है, देख लो क्या होगा, समझ लो, ध्यान देना, डायग्राम सामने देखो क्या होगा, बताए ना, ठीक है। देखो अब ये अगर कंडक्टिंग स्लैब होता, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता
तो कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको क्यू पी नहीं लिखते, क्यू आई एन इंड्यूस्ड लिखते। इसमें चार्ज पोलराइज नहीं, इंड्यूस्ड होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होता। और क्या होता, देखो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा। अब कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस टी और कंडक्टर में लार्ज नंबर में पॉजिटिव चार्ज होता और निगेटिव चार्ज भी होता कंडक्टर के अंदर में, लार्ज नंबर में प्लस माइनस है। अभी इन्हें इनॉट जो है ना वो एंट्री नहीं कर पाएगा इसके अंदर में। इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसको सरफेस पर वो इक्वल होगा, या अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में ना कम डायपोल मोमेंट बनाते हैं, बहुत ज्यादा प्लस माइनस चार्ज बनने वाला है कंडक्टर के अंदर में, तो इसके अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर हम यहां बोल दे, यहां दिखाई दे रहा थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी डाइलेक्ट्रिक वाले प्लेस में लिखते क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को तो किए नहीं यहां पे एंट्री। देखो हम ऐसे बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, तो बाबू उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और बता दे कि ई नॉट ई इंड्यूस्ड का इक्वल है, ई नॉट ई इंड्यूस्ड का इक्वल है, और ये मिलके 0 हो गया, यानी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से 0 है। अब किसी कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक गॉस लॉ में भी पढ़े, और इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक तुम देख लेना जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वो शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग का मतलब यही होता है कि ए रीजन फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल समझना, क्या बोलते हैं, इट इज सेफ टू सीट इनसाइड अ कार रेदर देन स्टैंडिंग नियर अ ट्री ड्यूरिंग थंडरिंग। थंडरिंग के समय में कार के अंदर बैठना सेफ है ज्यादा, थंडरिंग के समय में ट्री के पास खड़े रहने के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि कार के अंदर ना होलो स्पेस है, और वहां पर जब चार्ज आ रहा है ना तो वो मेटल का बना हुआ, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और बाहर सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देगा, सरफेस के ऊपर काउंटर बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस, और कार के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहे हैं, इस कंडक्टर के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो जब पैरेलल प्लेट के अंदर में कंडक्टिंग स्लैब का एंट्री करवाएं, उसके अंदर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला। अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हम वही चेंज कर रहे हैं, देखना V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी होगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा होने वाला है, देखो क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस 0 इंटू टी, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर बच गया V इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू रख दो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D माइनस टी 0 हो गया, तो ये V निकल गया। और जब ये V निकल गया तो आप इसका कैपेसिटेंस निकालोगे Q बाई V, तो Q बाई V Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, Q Q कैंसल, तो निकल गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई D माइनस टी, ये फॉर्मूला मिला। तो जब इसके अंदर का कंडक्टिंग स्लैब होगा, पैरेलल प्लेट के अंदर कंडक्टिंग स्लैब होगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, तो उसका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी माइनस टी। और ये आपको बता दे अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यहां जो चार्ज प्लस माइनस अपोजिट में होगा इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग का घर अगर मेटल का बना होता पूरी तरह से, तो क्या होगा, चार्ज गिरेगा ऊपर तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और काउंटर बैलेंस करेगा सरफेस के ऊपर में, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बना देगा। बट हम लोग मेटल के घर में रह कैसे पाएंगे, इसलिए हम लोग का घर डाइलेक्ट्रिक का बना है। इसलिए आपको झारखंड में भी बहुत ज्यादा बिजली गिरता है, ऐसा सुने हम लोग घटना काफी है ना,
पहाड़ी और जंगली इलाकों में, ऐसे बहुत जगह जापान वगैरह में काफी बिजली गिरता, तो वहां लाइटनिंग, आजकल घर के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लोग नहीं लगाते, इतना खर्च करके घर बनाते, लेकिन वो एक लाइटनिंग कंडक्टर को नहीं लगाते। बट बता दें कि आपको घर के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? ये बिजली गिरने का क्या क्या फेनोमेनन है, देखो क्या है। जब क्लाउड्स का टक्कर होता है आपस में, तो किसी क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज है और किसी में नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, प्लस माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद कुछ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या एक्सेस नेगेटिव चार्ज बच जाता है, जो डायरेक्ट अर्थ पर आता है। अब जब जो एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव जब अर्थ पर आ रहा, तो जहां वो कंडक्टर है वहां वो जाने का ट्राई करेगा। इसलिए बोलते हैं कि ट्री वगैरह के, पेड़ वगैरह के पास कभी बारिश हो, बारिश में आप आ रहे हो और काफी बारिश हो रहा, बिजली चमक रहा, ऐसा माहौल खराब है, तो पेड़ के पास तो खड़ा एकदम नहीं रहना, ट्री के पास मत रहना, क्योंकि ट्री कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बॉडी है, और जब चार्ज एक्स्ट्रा गिरेगा तो ट्री के आसपास गिरेगा। फिर अगर उस आसपास कोई पर्सन है तो काफी नुकसान हो सकता है। ऐसा हम लोग देखे, बहुत सारा घटना होता है, देखे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, या तो प्लस चार्ज आएगा या माइनस। मान लो आप उसी जंगल में आपका घर भी है, उसी जंगल में आपका घर भी है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया, तो मेटल का प्लेट लगाएं आप, और मेटल के प्लेट से एक वायर कनेक्ट किए, और वो छत के ऊपर लगाएंगे ना मेटल प्लेट, लाइटनिंग कंडक्टर, उसका एक वायर कनेक्ट करके आप अर्थ में करेंगे। वायर कनेक्ट करके अर्थ में, आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो करता है। अगर माइनस का चार्ज बहुत आया तो मेटल के ऊपर का प्लस उसको न्यूट्रलाइज किया, और जो बच गया वो अर्थ में चला गया। और प्लस आया अगर, तो मेटल के अंदर का जो माइनस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और जो और माइनस का जरूरत पड़ेगा तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज जाएगा उस वायर के थ्रू और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब घर आपका किसी भी कीमत पर सेफ हो जाएगा, बच जाएंगे। समझ रहे ना। आपको मालूम है क्या, नेगेटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम द अर्थ। तो मान लो मेटल के प्लेट पर कोई माइनस आया बहुत ज्यादा, तो उस मेटल के अंदर का जितना प्लस होगा वो तो करेगा ही करेगा, जो बच गया वो अर्थ में चला जाएगा। अगर माइनस आया तो क्या होगा, उस मेटल का प्लस कुछ न्यूट्रलाइज करेगा, उसको और माइनस का जरूरत है तो अर्थ से चला जाएगा। इसलिए हम लोग छत के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर हमको लगाना चाहिए। चलो ये तो थोड़ा अलग बात हो गया। और शील्डिंग समझ गया ना क्या होता है शील्डिंग का मतलब, उस नोट्स को खुद से भी लिख लेना। देखो यहाँ पर, तो जब एक बार फिर बता दे, क्या बता दे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब एयर हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक डाले जिसका थिकनेस हो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अगर उसमें कंडक्टिंग स्लैब लगा दे हम तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। और यहां से थोड़ा चर्चा हो गया कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है। ठीक है, नोट करो इसको। देखिए आपके पास ना कुछ अरेंजमेंट है सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल में आप पढ़ चुके थे पहले भी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता। अब मान लो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ और तब सीरीज पैरेलल में कंबाइन करना, तो देख लो एक प्रॉब्लम यहां से कैसे। देखिए आपके पास दो अरेंजमेंट, एक एग्जांपल देखो। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस डी। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका डिस्टेंस डी, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी। अब इसमें देखो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एंट्री करवाया गया, ये दो टर्मिनल से ध्यान देना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और बता दे, अब ये दोनों डाइलेक्ट्रिक, K1 का वैल्यू मान लो कुछ भी मान लो 2 मान लो, K2 का वैल्यू 3 मान लो। ऐसा सपोज करो आपको
K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया हुआ, K2 3 दिया हुआ, कुछ और भी दे सकता हूं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंट्री हुआ। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंट्री हुआ वो ऐसा एंट्री हुआ, ध्यान से समझो क्या बता रहे हैं यहां पर। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा एंट्री हुआ कि दोनों स्लैब का एरिया बिल्कुल सेम, बट डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो, देखो d/2 और ये d/2, समझना। अगर ये डिस्टेंस मान लो 4 मिलीमीटर है, तो फर्स्ट वाला जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंट्री हुआ वो 2 मिलीमीटर में, और दूसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हुआ वो 2 मिलीमीटर, यानी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड हो गया। ध्यान से समझना, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड हो गया, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये 1 और ये 2, फिर आप दोनों में सीरीज पैरेलल डिसाइड करना। देखो दूसरा डायग्राम ऐसा है, अगेन हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। अब इसका प्लेट एरिया D, इसका प्लेट एरिया D, प्लेट का डिस्टेंस D, प्लेट का डिस्टेंस D, ध्यान देना। और अब इसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा हम लोग डिवाइड किए कि एरिया दोनों का डिवाइड हो गया, A/2 ठीक है। ये एक ऐसा और ये, और दोनों प्लेट्स के लिए, इन दोनों प्लेट्स के लिए ये जो दोनों प्लेट्स है, प्लेट का डिस्टेंस जो सेपरेशन था D, अरे ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस D है वो दोनों डाइलेक्ट्रिक के लिए सेम है। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ठीक है। इसका कैपेसिटी चलो यहां लिख देते हैं A/2, A/2 एरिया डिवाइड हो, A/2 एरिया आधा हो गया, इसको बोलते हैं C3 और ये बोलते हैं C4। अब अभी दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, एक समझ लो कॉन्सेप्ट, फिर आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अब बना लेंगे बहुत आराम से। आप इन दोनों प्लेट्स में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। इसको आप ऐसे सीधा करके ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, प्लेट्स वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में है। आपको मालूम है कैपेसिटर का एक प्लेट क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा प्लेट नेगेटिव। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने एंट्री करवाया, इन दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला, एरिया बिल्कुल सेम, लेकिन इन दोनों का जो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो डिवाइड हो गया। तो आप इसको समझ लो कि वो इस तरीके का जो कनेक्शन है वो सीरीज ग्रुपिंग होगा ऑलवेज। ये सीरीज ग्रुपिंग है, ये आपका सीरीज ग्रुपिंग है, ये आपका सीरीज ग्रुपिंग है। तो आप ध्यान से समझना सीरीज ग्रुपिंग कैसे पकड़ेंगे हम लोग। अगर आपका प्लेट्स के बीच का कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड हो जाता तो आप इसको सीरीज ग्रुपिंग समझेंगे, ठीक है। और अगर एरिया डिवाइड हो जाता हो, एरिया डिवाइड होता हो, और एरिया डिवाइड होता और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो, तो डेफिनेटली ये पैरेलल ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अरे बात समझिए। तो ये सीरीज और पैरेलल में समझना, सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा बात है कि ये प्लस होगा माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो दो स्लैब होगा तो बीच में पोलराइजेशन होगा और चार्ज के थ्रू हम लोग पकड़ लेते प्लस माइनस। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि जो डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, एरिया में डिवाइड हो रहा है। डिस्टेंस में हो रहा है सीरीज में है, और एरिया में हो रहा है तो पैरेलल में, ठीक है। अब आपको अगर इसका बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन फाइंड करो, इसका फाइंड करो, देखो कैसे करोगे, सिंपल। अब क्या है बताओ, C का क्या फॉर्मूला होता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/T, ये होता है कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का।
एयर बिटवीन द प्लेट्स। थिकनेस तो कुछ दिया हुआ नहीं, के से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ यहाँ C1 कितना होगा। अब इस डायग्राम का बात करें तो C1 क्या होगा, C1 हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, और D के बदले D/2, तो 2 ऊपर चला गया, क्या हुआ 2K1 एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D, ये C1 का निकल गया। C2 का क्या हो जाएगा बोलना, इसी तरीके से C2 का क्या हो जाएगा, यहां पर C2 का डायरेक्ट लिख दे 2K2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A/D। अरे समझ रहे बात ना, फिर करेंगे ना D/2 यहां भी। अब ये सीरीज ग्रुपिंग है, क्या कॉम्बिनेशन होगा सर, मान लो ये C1 C2 को लिख दिया सीरीज ग्रुपिंग, तो सर सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला तो पता है क्या, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको भी सॉल्व कर लोगे रख के, हो जाएगा ना सॉल्व, होगा कि नहीं, बढ़िया से लिख देते, यहीं पहले C1 लिख देते हैं। देखो आपको यहां बताते C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D/2, 2K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2, C2 क्या होगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखे थे तो क्या हुआ था, या रखो ऐसे 1/C1 कितना 2K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, तो D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब आप एलसीएम ले लेंगे, आपको K1 K2 का वैल्यू भी पता, ठीक है ना, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे 1/C का, ठीक है, जो भी आएगा आप देख लेंगे। बताओ यहां क्या करेंगे, पैरेलल में क्या होगा बताइए, पैरेलल में क्या होने वाला, हम इसका आंसर लिख देते हैं, अभी हम बता देते हैं, आप सॉल्व करके लाएंगे कितना आने वाला है, समझ रहे हैं बात ना। पैरेलल में क्या होगा बोलो, C3 कितना होगा बताओ, C मेरा होता ना एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A, अभी क्या होगा K1 है यहां पर, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D, A/2 हो, अब A/2 बाई D आ गया यहाँ पे। अब क्या कर लेंगे बताना, क्या हो गया D तो नीचे रहेगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, 2 चलाया नीचे, C4 क्या होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D, तो यहां पर हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। अब पैरेलल में क्या होता C1 प्लस C2, यहां हो गया C3 प्लस C4, तो K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई 2D, 2D नहीं 2D, हाँ यहाँ भी 2 आएगा 2D ऐसे। अब यहां तो देख लो 2D का एलसीएम 2D हो गया, तो क्या हुआ K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। हम बोलते हैं ना दोनों से क्या कॉमन ले लेते, बताओ तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D कॉमन लेते तो क्या होता, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D कॉमन लेते तो क्या होता K1/2 प्लस क्या होता K2/2। ये किसका कैपेसिटेंस है, एयर का। अब हमारे पास अगर कुछ वैल्यू दिया रहता, एरिया प्लेट का दिया रहता, डिस्टेंस दिया रहता, तो हम यहाँ वैल्यू रखते, K1 K2 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोले थे 2 और 3 ले लेना, अगर दिया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे इतना ही, K1 K2 रख देंगे यहाँ पर, रख के सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट A इंटू D के टर्म्स में ही आंसर हो जाएगा, और यहाँ भी उसी टर्म्स में आंसर हो जाएगा। कभी कभी बोल देगा इसका और इसका रेशियो निकालो, तो दोनों का निकाल के रेशियो करेंगे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंट्री करेंगे तो यहां से भी सीरीज पैरेलल में कुछ प्रॉब्लम हमको दिया जा सकता बनाने के लिए, लिखिए इसको। एक और पॉइंट देख लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होगा।
मान लो ऐसा हम बोल देते हैं कि लेट वी नॉट, ई नॉट, क्यू नॉट, सी नॉट, ऐसा बोलते हैं। ये सब क्या है ना, बी द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और कैपेसिटेंस, किसका, कैपेसिटर का, ऑफ कैपेसिटर, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं, कैपेसिटर, ठीक है ना। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। देखो, जब प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एंट्री नहीं करवाओगे, जब भी प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगा, तो मान लो ऐसा, उसको जीरो करके नॉट करके पढ़ेंगे हम लोग, समझ लेते हैं, ऐसा इंडिकेट कर, फिर बोलते हैं ना कि लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के, इंक खत्म हो गया है, मिल नहीं रहा इंक इसमें, थोड़ा देख लेना, समझ में आ रहा होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखो क्या होता है, मान लो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसका कांस्टेंट के है, उसको हम कैपेसिटर के प्लेट में इंट्रोड्यूस किए, तो क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। देखो, कुछ वेरियस पैरामीटर्स में ये डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, ध्यान देना। टेबल एक बनाते हैं, समझना इसको, बोलते हैं इसमें, टेबल को ध्यान में रखेंगे, बोलते बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। फिर बोलते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, एक तो बात है कि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है और बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, तो इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को एंट्री करवाए, अब ऐसा बार बार क्वेश्चन है कि बैटरी इज कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट होने वाला है इन लोगों के ऊपर में, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम रहेगा, जो पोटेंशियल है V वो V नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो E नॉट, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, ऐसा सेम रहेगा। और आपको मालूम है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, चार्ज भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा और कैपेसिटेंस भी K टाइम इंक्रीज कर जाएगा। और ये बात तो अभी आप लोग पढ़े कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस करेंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा और चार्ज भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब ऐसा बोल दे कि बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बैटरी जो ना सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दें, उस केस में क्या होने वाला। देखो, अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाएगा, जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। पोटेंशियल K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज करेगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी k टाइम्स डिक्रीज करेगा। ऐसा डिराइव भी करके बता सकते हैं, रुक जाओ थोड़ा देर में। थर्ड नंबर बता दें और क्या क्या पैरामीटर्स है, एक चार्ज और क्या है तुम्हारा कैपेसिटेंस। तो चार्ज सेम रहेगा और कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज करेगा। मतलब दोनों केस में, चाहे आप बैटरी कनेक्ट रखो या बैटरी डिस्कनेक्ट रखो, आप बैटरी कनेक्ट रखो सप्लाई से या बैटरी डिस्कनेक्ट रखो, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज करने वाला है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेबल को बनाइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो बात हुआ आज, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T जो एंट्री करवाए हम लोग, डाइलेक्ट्रिक का सीरीज और पैरेलल, साथ में ये जो बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड का कुछ प्रॉब्लम बताए थे पहले वाले क्लास में, 2-3 क्लास पहले। तो एक क्लास और हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। आज जो डाइलेक्ट्रिक है खास इससे रिलेटेड, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एंट्री हुआ, बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, अब आज टाइम में नहीं है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्लास में कुछ प्रॉब्लम हम लोग और करने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा।